हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई फेक अरब्स आर हैविंग मेल्टडाउन्स ऑन रियल अरब्स। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने देखा होगा इंटरनेट पे कि असली माल को एडिडास बोलते हैं, लेकिन उसका एक फेक अबीबास करके वर्जन भी निकला होता है। असली माल बिस्लेरी है, लेकिन उसका एक फेक बिल्सेरी भी निकला होता है। उसी तरह जॉर्डन्स को जनार्दन बना दिया जाता है, बार्सिलोना को बाहर से लोना बना दिया जाता है। उसी तरह हमने देखिए असली अरब तो देखे हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनकी नाजायज औलादे यानी फर्जी अरब भी मौजूद हैं। तुम्हारे सऊदी के दोस्त अल बिस्तियाक बिन मऊदी बिन सऊदी फलाना ढिमकाना जो भी मिलो इनसे। बीवी जी नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। आज देखिए जो मुस्लिम दुनिया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फिनोमेनन से गुजर रही है। जो रियल अरब्स हैं मिडिल ईस्ट के, वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी सोसाइटीज को रिफॉर्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं। वहीं जो फर्जी अरब हैं वो आग बुझाने के लिए अजान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां इस्लामिक वर्ल्ड के एक इंपॉर्टेंट लीडर मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, वो सभी रिलीजन्स के साथ कोएग्जिस्ट करने की बातें कर रहे हैं। We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life, a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. दूसरी तरफ जो फर्जी अरब हैं, वो स्मृति ईरानी को मदीना में देख के खून के आंसू रो रहे हैं। आज अरब देश सदगुरु को वेलकम कर रहे हैं, बागेश्वर धाम को वेलकम कर रहे हैं, और फर्जी अरब देश इनको नकली मुसलमान बता रहे हैं। पालिका बाजार के टर्क्स असली टर्क्स को सिखा रहे हैं कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए। तो आइए इस नई सीरीज डम्बिस्तान में हम देखते हैं कि क्यों चाय से ज्यादा केतली गर्म है, क्यों असली अरब अपनी सोसाइटीज को रिफॉर्म कर रहे हैं और कैसे नकली अरब असली अरब को उन्हीं का कल्चर सिखा रहे हैं। हेलो शाम शर्मा शो की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड बनाओ। तो देखिए आज इस्लामिक वर्ल्ड में जो उथल पुथल चल रही है, उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि भाई इस्लाम कैसे इस्टेब्लिश हुआ दुनिया में। 610 कॉमन एरा में प्रॉफिट मोहम्मद को पहला रेवलेशन रिसीव हुआ। मोहम्मद एक वॉर लॉर्ड थे जिन्होंने रिलीजन को थ्रू द स्वॉर्ड एक्सपैंड किया पूरे मिडिल ईस्ट में। ही बिलीव्ड इन अ वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, और इस्लाम का बेसिकली पॉइंट ये मिल गया कि हर एक इंसान को, हर एक कम्युनिटी को इस इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली एग्जैक्टली फॉलो करना है। इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। अगर आप इससे जरा भी यहाँ वहां होंगे तो इसको ब्लास्फेमी माना जाएगा और उससे आपको मौत भी हो सकती है। कई वॉर्स लड़े गए थे इस रिलीजन को मिडिल ईस्ट में एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ द ट्रेंच और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और उसके बाद जल्द ही ये रिलीजन कॉन्क्वेस्ट के थ्रू काफी तेजी से मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में फैलने लगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जल्दी से न्यूज दिखाना चाहता हूँ। सोचिए जरा कि कंपनीज पुरानी स्किल्स को एआई से रिप्लेस कर रहे हैं, और इतनी तेजी से हो रहा है। ये लोग 1-2 लाख तक के कोर्सेज करने के बाद भी एआई के साथ पेस नहीं बना पा रहे हैं, और उसके बावजूद उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। दुनिया के काम करने के तरीके बदल रहे हैं काफी तेजी से। आज के हाईएस्ट पेइंग जॉब्स सिर्फ ट्रेडिशनल रोल्स नहीं हैं, बल्कि एआई पावर्ड रोल्स हैं जिनमें कोई भी घुस सकता है अगर सही नॉलेज और सही ट्रेनिंग हो। तो सोचिए कि अगर आप सिर्फ 180 मिनट्स में ये हाई इनकम एआई स्किल्स फ्री में सीख सकते हैं। एक एआई क्रैश कोर्स जो नॉर्मली 15,000 रुपीज का होता है, हमने आपके लिए 3 घंटे की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन एआई ऑर्गेनाइज की है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, वैसे तो ये ट्रेनिंग पेड होती है, लेकिन वो हमने हमारी ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री ऑर्गेनाइज किया है। आपके सीईओ का दिल उसकी डोलों की तरह ही बड़ा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में अवेलेबल है। इस कोर्स में आप ये फॉलोइंग स्किल्स सीख सकते हैं: डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रेज्यूमे बिल्डिंग और जॉब हंटिंग टिप्स, सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज एआई के साथ। ये सेशन एआई के टॉप एक्सपर्ट्स के थ्रू कंडक्ट किया गया है, जो इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं। जो लोग एआई के साथ अपडेट हो रहे हैं वो टॉप 5% में हैं, लेकिन जो नहीं सीख रहे हैं वो मार्केट से बहुत पीछे छूट रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं
वो आपको शॉक कर सकते हैं, बिकॉज AI इज नाउ ए मस्ट हैव स्किल। इसलिए अभी भी टाइम है, सिर्फ 180 मिनट्स की ट्रेनिंग सेशन का ये फायदा उठाइए। ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को ले चुके हैं और अपने करियर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख चुके हैं। तो किस बात का इंतजार है? इस वीडियो को खत्म करते ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस ट्रेनिंग को अवेल करें। बट उसके बावजूद भी बेसिकली अरब्स को ओरिजिनल मुस्लिम्स माना जाता है, क्योंकि अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम बेसिकली अरब कल्चर ही है। अरबिक प्रैक्टिसेस, अरबिक बिलीव्स और जो इस्लामिक रिचुअल्स में हाथ धोने का भी तरीका है वो बिल्कुल डीपली अरब कल्चर और अरब जियोग्राफी में रूटेड है। जब आप नमाज भी पढ़ते हैं तो मक्का की तरफ फेस करना होता है आपको। जो इस्लामिक रिलीजियस सेरेमनीज में कपड़े पहने जाते हैं या फिर जो बहुत रिलीजियस मुस्लिम्स अपनी रिलीजियोसिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, तब जब वो कपड़े पहनते हैं वो भी अरबिक कपड़े होते हैं। और इस्लाम की लैंग्वेज भी अरबिक है, जो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। यहाँ तक कि जो नॉन अरबिक स्पीकिंग देश भी है जैसे कि ईरान, वो भी पर्शियन बोलते हैं लेकिन पर्शियन को लिखते हैं अरबिक स्क्रिप्ट में। मतलब अगर आप एक नॉन अरब है और आपको दिखाना है कि आप एक बिल्कुल कट्टर असली मुस्लिम है, तो आपको अरब बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। और यहीं पे शुरू होती है इन अरब कॉस्प्लेयर्स की कहानी, खासकर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स। क्योंकि भाई इन लोगों को अपने आप को एक तो हिंदू से डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए इनको और भी प्रूफ करना है कि भैया ये सबसे बड़े, सबसे कट्टर, सबसे प्योर मुस्लिम है। इसके लिए इनको अरब से भी ज्यादा अरब बनने की जरूरत है। जिन लोगों को डैडी इश्यूज होते हैं वो सारी उम्र अपने बाप की तलाश में रहते हैं ना। कुछ 1947 से पहले अरबियों को अपना बाप कराने निकले थे, वो भी तो अरबियों की गोद में बैठे हुए हैं। इसके बावजूद कि जब ये एक्चुअली अरब कंट्रीज में जाते हैं तो इनको सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है, पीटा जाता है, रूटीनली एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर भी अरब्स को अपना अब्बू मानते हैं। कहते हैं ना, गांड फटे लेकिन नवाबी ना घटे। ये बात नेहरू चाचा भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। Nearly all the Muslims in India are descendants of Hindus. The only handful came from outside. लेकिन अभी में और कुछ साल पहले में एक बड़ा डिफरेंस था। पहले क्या था कि कौन असली अरब है और कौन वानबी अरब है, ये दुनिया को इतना क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय पे भले ही अरब कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत रिच थी एशियन मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन सोशली और पॉलिटिकली दोनों बहुत सिमिलर थी। इनफैक्ट एक समय पर सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और वहाबिज्म का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, सबसे बड़े फंडर्स थे। 2010 में आई विकीलीक्स रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सुन्नी आतंकवाद का सबसे बड़ा फंडर था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने अलकायदा, तालिबान और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड किए थे। पाकिस्तानी चैरिटी जमात उद दावा, जो लश्कर तैयबा का सोशल फ्रंट है, 2005 में एक सऊदी बेस्ड फ्रंट कंपनी ने उसको बहुत बड़ी फंडिंग दी थी। इनफैक्ट सऊदी का आतंक में इतना इन्वॉल्वमेंट था कि 9/11 में जो यूएसए में अटैक हुआ था, उस अटैक को ऑर्गेनाइज एक सऊदी ने करवाया था। ऊपर से 9/11 में जो 19 आतंकवादी थे इन्वॉल्व, उसमें से 15 सऊदी अरेबिया से थे। 1960 से सऊदी ने $100 बिलियन की फंडिंग की है इस्लामिज्म, वहाबिज्म और सलाफिज्म को एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी काफी फंडिंग की है। 1956 में पाकिस्तान में सिर्फ 244 मदरसे थे, आज 2.5 लाख से ज्यादा है, और इनमें से बहुत सारे सऊदी फंडिंग से खोले गए हैं और चलाए जाते हैं। इंडिया में भी इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं सलाफिज्म और वहाबिज्म को एक्सपैंड करने के लिए। 2011 से 2013 के बीच में 25,000 से ज्यादा वहाबी प्रीचर्स इंडिया में आए थे वहाबिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन में। फंडिंग का लेवल हमें तब पता चलता है जब आप देखते हैं कि 1947 में इंडिया में बस 88 मदरसे थे, लेकिन 2003 में इन मदरसों का नंबर 1,25,000 हो चुका था, जिसमें 30 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। और सिर्फ 2003 और 2006 यानी 3 सालों में ये नंबर 1,25,000 से बढ़ के 5 लाख हो गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में something very interesting and very shocking is happening. एक बहुत स्लो, ग्रेजुअल बट एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है मिडिल ईस्ट में। जो ओरिजिनल अरब्स है उनमें कुछ सालों पहले मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किए जाते हैं और बेसिकली वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को चला रहे हैं। उनके पावर में आने के बाद से सऊदी अरेबिया की आइडियोलॉजी में काफी रेडिकल डिफरेंस आया है। इनफैक्ट इनके ओपिनियंस आप सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा ऑनेस्टली। इन्होंने कहा है ओपनली कि ये अरब सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, व्हिच इज एन इनसेन थिंग अगर आप सोचे फॉर सच एन इंपॉर्टेंट लीडर इन द मुस्लिम वर्ल्ड टू से कि उनके रिलीजन को समय के हिसाब से इवॉल्व करने की जरूरत है और टाइम्स के हिसाब से मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه، والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا لما قبل 100 عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف مثلا القضية أنها مدورة أو لا،
وهو لا يعرف قارات العالم وهو لا يعرف التقنية وإلى آخره، ففتواه بناء على معطيات المعلومات اللي عنده وفهمه للقرآن والسنة. لكن هذه تتغير في وضعنا ये तो उतना ही क्रेजी हो गया जितना कि शुभम गिल एक्चुअली किसी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड्स में परफॉर्म कर दे। ओके, मे बी दैट वाज अ बिट हार्श, सॉरी। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। एमबीएस ने ये भी कहा है, We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life, a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. इन्होंने ये भी कहा है कि ये यूरोप की तरह मिडिल ईस्ट में एक रेनेसांस लाना चाहते हैं, रेफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. क्रेजी स्टेटमेंट्स, राइट? क्रेजी सिचुएशन, उतनी ही क्रेजी कि भाई लोग जो हैं समय रैना और रणवीर पे नाराज हो रहे हैं, जबकि ऑल्ट बालाजी सक्सेस पे सक्सेस बटोरे जा रहा है और अब तो रिलायंस ने उसको करोड़ों रुपए पे करके खरीद भी लिया है, क्योंकि भैया इंडिया गॉट लेटेंट से इंडिया का यूथ बर्बाद हो रहा है, लेकिन ऑल्ट बालाजी से तो भैया सोसाइटी कितनी इंप्रूव हो रही है। बट देखिए सीरियसली, सऊदी अरेबिया का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो कोई सडन डिसीजन नहीं है कि भाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर लूं। नहीं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है जो इकोनॉमिक सर्वाइवल, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और ग्लोबल पोजीशनिंग से जुड़ी हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया का विजन 2030 पॉलिसी अनवेल की थी, जो इस मिडिल ईस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। विजन 2030 सऊदी अरेबिया का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान दिखाता है, जो ऑयल पे उसका डिपेंडेंस कम करना चाहता है, उसकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स प्रमोट करना चाहता है। क्योंकि देखिए सऊदी की जो इकोनॉमी है वो डेकेड से ऑयल एक्सपोर्ट्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी। इनफैक्ट सऊदी की इकोनॉमी 80% तक ऑयल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थी। जो सऊदी की वेल्थ है, जो उनकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनकी हाई पर कैपिटा जीडीपी है, वो सब कुछ तेल पर डिपेंडेंट था। और आपको पता है कि देखिए यार, तेल लिमिटेड एसेट है। क्रिंज तो नहीं है कि भाई इंस्टाग्राम पे गए अनलिमिटेड क्वांटिटी मौजूद है। और दुनिया में तेल इस समय पर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। उसके ऊपर से ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट भी हो रहा है, पूरी दुनिया रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जा रही है और इस वजह से ऑयल प्राइसेस भी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। और क्योंकि सऊदी अरेबिया इतना डिपेंडेंट था ऑयल पे, तो इस तरह की फ्लक्चुएशन से उनकी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और इस वजह से एमबीएस ने रियलाइज किया कि भैया सऊदी अरेबिया और आज के पाकिस्तान में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है पैसा। और इसलिए सऊदी अरेबिया के लिए इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आपको दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर। और अगर आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो आपके जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस कानून है, उनको आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, जिस वजह से फॉरेन कंपनीज, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आना चाहते। सऊदी अरेबिया को समझ में आया कि भैया अगर हमको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रखना है तो अपने आप को एक फाइनेंशियल हब बनाना पड़ेगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाना पड़ेगा, ऑयल से दूर हटना पड़ेगा। और सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी है। देखिए एमबीएस ये बात समझते हैं कि भाई उनकी जो पावर है और उनकी फैमिली की जो पावर है सऊदी अरेबिया में, वो इस बात पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है कि भाई सऊदी अरेबिया के लोगों का बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर सऊदी अरेबिया में रातों रात मैसिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने लगती है, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा देश में। और उस पॉलिटिकल टर्मोइल से जो उसकी और उसके फैमिली की पावर है सऊदी अरेबिया में, वो भी खतरे में आ सकती है। तो पॉलिटिकली भी उसके लिए जरूरी है कि सऊदी अरेबिया ग्रो करता रहे और भी रिच बनता रहे। और इस वजह से आप देखिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों ने क्या बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं। ऑलरेडी 2023 तक सऊदी की जो नॉन ऑयल सेक्टर की जीडीपी कंट्रीब्यूशन है लगभग 50% तक पहुंच चुकी है। 2020 और 2023 के बीच में 21% एक्सपोर्ट्स नॉन ऑयल सेक्टर से आए थे। पिछले 1-2 सालों में गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम में ऑयल का शेयर है वो भी धीरे धीरे गिर रहा है। 2019 में सऊदी अरेबिया ने 49 कंट्रीज के विजिटर्स के लिए टूरिस्ट वीजा इशू करने शुरू किए, जिससे कि सऊदी का टूरिज्म बूस्ट हो। सऊदी नियॉन सिटी, जो एक $500 बिलियन का फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी है, वो डेवलप कर रही है, जिसको वो दुबई और सिंगापुर से कंपटीशन में बनाएंगे। सऊदी में इसीलिए रिलीजियस रूल्स भी काफी रिलैक्स किए गए हैं। जो रिलीजियस पुलिस है, जिसे मुतवीन कहा जाता है सऊदी अरेबिया में, उनके पावर्स को भी बहुत रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आप देखें कि सऊदी में जहां पे गर्ल्स को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी बिना किसी मर्द के, अब उनको ड्राइव करने की परमिशन दे दी गई है। Women in Saudi Arabia are in the driver's seat after the country
28-year ban on women driving officially has come to an end. सऊदी में अब सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं जो पहले बैन थे। सऊदी में लिकर शॉप्स खुल गए हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए। इसी के साथ जो रेडिकल किताबें हैं वो सऊदी अरेबिया में बैन कर दी गई हैं। 99% जो इस्लामिक हदीस है उसको सऊदी अरेबिया के लीडर ने रिजेक्ट कर दिया है और स्टेटमेंट दिया है कि हदीस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स नहीं की जा सकती जब तक उनका डायरेक्ट और क्लियर मेंशन कुरान में ना हो। Prince Mohammed bin Salman shockingly went on the record saying that the Saudi constitution is based mainly on the Quran and that he would not execute any legal punishment without a clear Quranic text backing it, clearly marginalizing the hadith. और जितने भी शरिया लॉ के ब्रूटल पनिशमेंट्स हैं वो मेजॉरिटी हदीस में मेंशन है। सऊदी अरेबिया में जो इमाम है या बाहर से आने वाले प्रीचर हैं बिना सऊदी अथॉरिटी के डायरेक्ट परमिशन के आप कुछ प्रीचिंग नहीं कर सकते सऊदी अरेबिया में। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की फंडिंग भी बहुत हद तक कट ऑफ कर दी है। उसके ऊपर से पाकिस्तान को वार्निंग अलग दी है कि यार सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी भेजना जरा बंद करो। उन्होंने इजराइल पैलेस्टाइन वाले इशू पे भी काफी बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि पैलेस्टाइन के इशू से सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना है यार। सऊदी अरेबिया में अब सिंगिंग, डांसिंग, कॉन्सर्ट्स वगैरह अलाउड हो गए हैं। वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट जैसे कि जेनिफर लोपेज, कमीला कबेलो और फ्रेंच मोंटाना आकर वहां परफॉर्म कर रहे हैं। जाकिर नाइक को यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सऊदी करिकुलम में अब महाभारत, रामायण जैसे इंडियन एपिक्स पढ़ाए जाते हैं। सऊदी में योगा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The city of Makkah in Saudi Arabia hosted the second Open Yogasan Championship. The event was organized by Al Veda Saudi Club with both boys and girls participating. मोहम्मद बिन सलमान की मोदी से भी अच्छी पर्सनल फ्रेंडशिप हो रखी है। मोदी को सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिल चुका है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। और अब नॉन मुस्लिम्स को मक्का और मदीना में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउ हो गए हैं। यूएई में देखिए हिंदू मंदिर इतना भव्य बन के तैयार हो गया है। वाह, ये तो उतना ही शॉकिंग होता जितना कि अगर केआरके अपने घर में अर्जुन कपूर की मूर्ति इंस्टॉल कर लेते ये बोलने के बाद। अर्जुन भाई अगर पब्लिक वरुण धवन की फिल्म का बहिष्कार भी करती है तो मैं मान सकता हूँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम की फिल्मों का बहिष्कार भी अगर पब्लिक करती है तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप जैसे लुख्खे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? यूएई में अल्कोहल की बिक्री हो रही है। यूएई में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद जो उनके देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है मिल चुका है। यूएई और इंडिया के बीच में ऑलमोस्ट 100 बिलियन का ट्रेड होने वाला है। यूएई इंडिया में 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। कतर के साथ भी पिछले एक साल में इंडिया के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हुए हैं। कतर ने इंडिया के साथ जो अपनी रिलेशनशिप है उसको एलिवेट करके एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना दिया है जिसमें वो एनर्जी कोऑपरेशन करेंगे, रियल एस्टेट, बैंकिंग, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो आप देखिए इस समय पे कि जो असली अरब हैं वो दुनिया की मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहे हैं। लुकिंग एट द फ्यूचर, दे आर रिफॉर्मिंग देयर सोसाइटीज। इस बात से जो नकली अरब हैं वो खुश नहीं है कि भैया अब्बू जान ने हमें इस तरह से धोखा कैसे दे दिया। तो ये जो नकली अरब हैं वो असली अरब को सिखाएंगे कि भैया अरब कैसे बनते हैं। सऊदी अरेबिया फॉरेनर्स को मदीना में इन्वेस्ट करना अलाउ कर रहे हैं। इस बात से पाकिस्तानी नहीं खुश है। आई थिंक नॉन मुस्लिम्स के साथ तो इनको नहीं रखना चाहिए ना, बिल्कुल भी। लाइक नॉन मुस्लिम्स को इस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान 24 घंटे सऊदी अरेबिया यूएई से कश्मीर पे मदद मांगते रहता है, उसमें भी सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। उल्टा वो तो जो भारत का मैप पब्लिश भी करते हैं उसमें पूरे का पूरा जम्मू एंड कश्मीर ऐड कर दिया है उन्होंने। भैया हालात ऐसे ही चलते रहे ना तो कल को पाकिस्तान भी इंक्लूड कर देंगे मैप में। सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS खुद कश्मीर इशू पे इंडिया के साथ खड़े रह चुके हैं। इस चीज में भी पाकिस्तानी बहुत दुखी थे। जब मदीना में स्मृति ईरानी को अलाउ किया था आना और उनको अपना सर भी नहीं कवर करना पड़ा था, तो इस पे आप याद कीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का सबसे बड़ा मेल्टडाउन हुआ था। अरब मुस्लिम्स को कुछ परेशानी नहीं हुई थी। साला चाय से ज्यादा केतली गर्म है। जब सऊदी अरेबिया में म्यूजिक और डांस वगैरह भी अलाउ किया तो सबसे ज्यादा सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को जलन हो रही थी। जब सदगुरु को और बागेश्वर धाम को बुलाया जा रहा है तो सऊदी और यूएई वालों से ज्यादा पाकिस्तानियों की जल रही है। जब सऊदी अरेबिया में फैशन शो हुआ था तो वहां सऊदी के लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम बड़े परेशान हो रहे थे कि भैया इस्लाम खराब हो रहा है। ये बहुत इन्होंने कंट्रोवर्सी। इनफैक्ट जो नकली टर्क्स हैं यानी पाकिस्तानी, वो असली टर्किश एक्ट्रेस
एसरा बिल गेट्स को सिखा रहे हैं कि भैया कपड़े कैसे पहनने चाहिए। तो देखिए, आप कोविड पैंडेमिक के बारे में जानते हैं, लेकिन एक और पैंडेमिक है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, जिसका नाम है डैडी इश्यूज पैंडेमिक। हमारे वक्त अपने बाप की तलाश में रहते हैं। वी आर अ कंट्री विद डैडी इश्यूज। वी आर नॉट अ कंट्री विद आइडेंटिटी कंफ्यूजन। वी आर अ कंट्री विद डैडी इश्यूज। और इस डैडी इश्यूज के चक्कर में अब अपने अरब डैडीज को इंप्रेस करने के लिए इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम जो हैं वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारे तो आबा अजदाद बड़े वास्ट इलाके पर फैले हुए थे और मुख्तलिफ जगहों से फिर वो पाकिस्तान में आए हैं और उनका ज़ाहिर कल्चर भी साथ आया है। मतलब हम बात करें तो गजनवीज आए हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सेल्जुक आए हैं, तुर्क आए हैं, अफगान रहते हैं हमारे मुल्क में। तो ये तो बहुत एक वास्ट मेजॉरिटी है जिनकी अपनी शनाख्त ही नहीं है, सिवाय दो जातों के, एक आवाम और एक अराइन। ये क्लेम करते हैं कि हमारा ओरिजिन अरब है, पता नहीं है कि नहीं। My ancestors was from that. They came to India. और पाकिस्तान का दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो एक जीनाती ताल्लुकात हैं। An interesting development in the identity debate has been the gradual Arabization of the lingua franca, Urdu. By trying to deny its subcontinental roots, Pakistan has tried to locate them in the sands of Arabia and the arrival of Muhammad bin Qasim in Sindh in 712. As a spin-off, there is now a linguistic struggle that reflects the identity dilemma. The gradual Arabization is indicated by the replacements of subcontinental words by the Arab counterparts. Thus, Ramzan has become Ramadan, Khuda Hafiz has become Allah Hafiz, Namaz is becoming Salat, and even Pakistan is becoming Al-Pakistan. बांग्लादेशी क्लेम करते हैं कि भैया उनके टर्किश एंसेस्टर हैं सारे। 2 जनरेशन पहले जिनका नाम मंडल और चैटर्जी था, वो आज अपने आप को एर्तुगरुल का डिसेंडेंट मानते हैं। देवबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम, जो सबसे स्ट्रिक्ट अरबाइज्ड वर्जन ऑफ इस्लाम सिखाता है, वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में सबसे पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं उनके नाम है बाबर, अब्दाली, घोरी, गजनवी। इंसिडेंटली इनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं था। ये मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान का फाउंडर मानते हैं, बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, मोहम्मद बिन कासिम भी पाकिस्तानी नहीं था। लेकिन जब हम एक आइडेंटिटी ऑफ एक्सक्लूजन की तरफ जाते हैं, एक नए बाप की तलाश में, अपने बाप को भुला के, तो इसी तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को हमारा हीरो बनाना इज वेरी मच एन अटेम्प्ट टू डिलीट आवर इंडिजिनस हिस्ट्री, कि हमारी अपनी जो रवायती मकामी तारीख है उसको मिटा के एक नई किस्म की तारीख शुरुआत की जाए, लोगों को एक नई शनाख्त दी जाए, और ऐसे कभी भी नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि ब्रिटेन या जर्मनी जैसे देश अपने जगह, अपने शहर, अपने मॉन्यूमेंट्स और अपने इंपॉर्टेंट वेपन्स के नाम चाइनीज या सीरियन लोगों पे रख रहे हो। जर्मनी के लोग इसको देखेंगे, बोलेंगे कि ये क्या बेवकूफाना हरकत है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बड़े प्राउडली देखा जाता है। तो एक ऐसे टाइम पे जब सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश एनकरेज कर रहे हैं औरतों को कि देखिए जो भी पहनना है पहनिए मॉडरेटली, इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में वहां पर औरतों को हिजाब के अंदर ठूसने की लड़ाई हो रही है। बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हिजाब की तारीफ कर रहे हैं। जहां सऊदी रॉयल फैमिली और जॉर्डेनियन रॉयल फैमिली, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है प्रॉफेट मोहम्मद के, उस फैमिली की लेडीज जो है बिना हिजाब के घूम रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों को QR कोड में प्रॉफिट दिख रहे हैं, इस पे लोगों की जान तक लेने को तैयार है ये लोग। क्या मसला है भाई, बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। एक पाकिस्तानी लेडी जो एक अरबिक प्रिंट वाला कुर्ता पहन रखी थी, उस पे कुछ लोगों ने बेअदबी का इल्जाम लगा दिया और ऑलमोस्ट लिंच कर दिया उसको। This woman had stepped out to shop with her husband. She was in a restaurant when suddenly a crowd surrounded her. Why? Because of her clothes. The dress had the Arabic word for beautiful. जबकि उसके कपड़ों पे कुछ बेअदबी लिखी भी नहीं हुई थी। मतलब अरब जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन अरबिक पढ़नी भी नहीं आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। रमजान के टाइम सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर्स पर वॉल्यूम लिमिट्स लग गए हैं और सड़क पे प्रे करना अलाउड नहीं है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को सड़कों पे नमाज पढ़नी है, पार्क में नमाज पढ़नी है, दिन भर लाउड स्पीकर बजाना है। तो देखिए, अल्टीमेटली मेरे पास एक थ्योरी है कि क्यों अरब्स जो हैं उनको ज्यादा आसानी हो रही है अपने आप को रिफॉर्म करने में, जबकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम हैं उनको बड़ी मुश्किल होगी रिफॉर्म करने में। क्योंकि देखिए, अरब्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी में कॉन्फिडेंट है, अपनी इंडिजिनस नेचुरल आइडेंटिटी पर काफी प्राउड भी फील करते हैं, तो दे कैन चेंज themselves quite easily। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं उनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी टू नेशन थ्योरी पर बेस्ड है। पूरी की पूरी टू नेशन थ्योरी जो है ये इस सेपरेट आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट पर खड़ी है, जिसका मतलब ये है कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो 2 कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं। इस बात पर पूरी टू नेशन थ्योरी खड़ी है। अगर सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने ये मान लिया कि मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं वो एक ही लोग हैं, उनका कल्चर सेम है, उनकी सिविलाइजेशन सेम है, उनकी हिस्ट्री सेम है, और जो भी सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं उन सब के एंसेस्टर्स हिंदू थे, तो जो टू नेशन थ्योरी है
वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। और इसका मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी एग्जिस्टेंस का जो रीजन है वो रीजन ही कोलैप्स कर जाएगा। फिर वो कैसे जस्टिफाई करेंगे सेपरेट एग्जिस्टेंस, कैसे अपनी फॉल्स सुपीरियरिटी को इंडिया के सो कॉल्ड काफिर्स के खिलाफ जस्टिफाई करेंगे, इंडिया के खिलाफ अपनी नफरत कैसे जस्टिफाई करेंगे, गजवाए हिंद को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो इंडियंस के खिलाफ जो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और अरब्स और टर्क्स को लेकर जो मैसिव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर भरा हुआ है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को एक लिम्बो में डाल देता है, जिस वजह से इनको रिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जो रिफॉर्म आज मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे पहला, इंडिया को अपने डेवलपमेंट पर पूरी तरह से फोकस करना है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पावर बनने की जरूरत है। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है और एक एडवांस मिलिट्री डेवलप करनी है। इंडिया को ऐसा पावर एसिमेट्री क्रिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि पाकिस्तान को इंडिया को देख के हमेशा डर महसूस हो। तीसरा, इंडिया को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ एंगेज करते रहना चाहिए और उनको अपने रिफॉर्मेशन की जर्नी में सपोर्ट करते रहना चाहिए, ताकि सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ये देखना शुरू कर दें कि उनके जो सो कॉल्ड अब्बू हैं वो उनसे ज्यादा इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं। इससे उनमें इंडिया को देखकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ इंडिया में हिंदुत्व का रिवाइवल और एक्सपेंशन भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। सारे कम्युनिटीज, चाहे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उन सब में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन रिलीजन और इंडियन सिविलाइजेशन के लिए प्राइड पैदा करना पड़ेगा। और जब ये सारे कंडीशंस मीट होंगे, जब उनकी इकोनॉमीज इंडिया से बहुत बहुत पीछे हो जाएगी, जब उनके सो कॉल्ड अब्बू इंडिया को उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जब इंडिया इतना पावरफुल बन जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई भी कंपैरिजन लाफेबल हो जाएगी, तब पाकिस्तान को याद आएगा कि वो सच में कौन है, उनका रियल कल्चर क्या है, उनका रियल सिविलाइजेशन क्या है, उनकी रियल हिस्ट्री क्या है और उनके रियल फोरफादर्स कौन है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इंडिया में, कि आपके हिसाब से जो सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम है, जिस तरह से अरब देशों में रिफॉर्म हो रहा है, उस तरह का रिफॉर्म सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम देशों में होने के लिए क्या कंडीशंस मीट होने पड़ेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगेन गाइस, अगर आपने अभी तक हमको पेट्रियन पे या यूट्यूब पे एज अ मेंबर बन के सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। आप जानते हैं कि यूट्यूब एक तरह के कंटेंट से कैसा बर्ताव करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें और हम अपने कंटेंट को और भी लोगों की तरफ लेकर जाए और भी लोगों का माइंड चेंज करें, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें पेट्रियन पर या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बाकी यार एक कमाल की वीडियो बनाई, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और देखा जाए ना तो एक ऐसे ही एक सीन चल रहा है भाई, एक हमें कोई ना कोई एक मुद्दा ज़रूर एक मिल जाता है, खास करके पाकिस्तान को, कि हम उसके एक पीछे एक ऐसे लग जाते हैं जो कि एक बहुत आगे जाके एक काम ख़राब करता है। अब सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें अभी की नहीं है, मतलब कि सलमा ओपन हो गए या एक सारा कुछ एक खुलकर सामने आ गया। ये चीज़ के पीछे भी एक काफ़ी ना एक पर्दा है। पहले तो भाई उन्होंने एक इस चीज़ को एक मेंशन ही नहीं किया कि इधर एक पागल के बच्चे बैठे हैं, ये हमारे पीछे ही ना लग जाए दिन रात, क्योंकि एक फ्री लोग हैं और इनको एक काम नहीं होगा। अब वो उन्होंने चीज़ एक दिखाई नहीं है। अब थोड़ा सा एक सोशल मीडिया आ गया है तो हर बंदे के हाथ में कैमरा, हर एक चीज़ एक एक्टिविटी एक दिखाई जाती है। हाँ, ताकि जब एक सऊदी अरेबिया में एक अलाउ हुआ था कि एक लेडीज़ भी ड्राइव कर सकती है, तो उनके लिए ये एक नॉर्मल बात थी। मतलब कि सऊदी अरेबिया में, कतर में, दुबई में तो ऑलरेडी होती भी है, कतर में भी होती है ओपनली, लेकिन सऊदी अरेबिया को लेकर ना काफ़ी ऐसे एक संजीदगा रहते हैं कि यार अगर सऊदी अरेबिया कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है तो हम काफ़ी ना खतरे में चले जाएंगे। तो उस चीज़ को जब सोशल मीडिया पर शाया किया गया ना कि ड्राइव हो रही है, तो फिर इधर से लोगों ने वही एक काम किया जो कि एक जिनका उनको डर था कि ये चीज़ एक ना, या इधर से लोग बोलने लगे कि ये कैसे अलाउ हो सकता है एक सऊदी अरेबिया में। अब सैलमो की बात करें तो वो भी ओपन था। हाँ, ताकि सऊदी अरेबिया में एक लेडीज़, कितनी लेडीज़ एक शॉप्स वगैरह चलाती हैं, एक हमने व्लॉग मतलब के देखे कितने उसमें बड़ी बड़ी शॉप्स वो है हैंडल कर रही हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ऐसे एक हब बने हुए हैं जो कि रात को एक फैमिलीज निकलती हैं, उसमें आप ना भाई एक टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ है। तो ये चीज़ें एक सोशल मीडिया पर आप देख कर ना एक खास करके एक हम पागल हो गए कि ये चीज़ क्या हो गई है। और ऊपर से
सबसे जो बड़ी बात है ना वो है कम नॉलेज है। हम भाई एक अनपढ़ है, हमने एक चीज़ देखनी नहीं होती, हमने कुछ थोड़ा सा सुनना है, हमने उसको एक जज्बे के साथ एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है। अब मोहम्मद बिन सलमान के कितनी ऐसी स्टेटमेंट है कि उसने स्टेटमेंट और दिया है लेकिन वो थी इंग्लिश में, इनको कुछ और नज़र आई। उन्होंने बोला ये बंदा तो हमें बर्बाद करने लगा। इधर भाई जो एक मुल्ला हजरात है वो उठ गए कि इस बंदे को एक रिमूव करो, इसको हटा दो। अब उनको नहीं पता कि उधर एक भाई एक खानदानी एक मतलब की हुकूमत है, जिस बंदे ने आ जाना है अगर उसने ऊपर जाना है तो उसके आगे को गद्दी आके पर बैठ सकता है, वो भी उसकी एक फैमिली से या जो उनका एक खानदान चल रहा है। लेकिन बस ये चीज़ को एक नहीं एक भूलते। और ऊपर से जो एक अरब है ना वो अपना एक कल्चर जो उनका ओल्ड कल्चर था या जो था उस चीज़ को वो कभी नहीं एक छोड़ेंगे। हाँ एक मॉडर्न ज़माना, एक मॉडर्न एक लोग, एक मॉडर्न कंट्रियों के साथ वो एक ज़रूर एक मिलकर चलेंगे, चाहे उसमें एक इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी हो। ईरान के साथ भी उन्होंने एक नॉर्मल एक किया, लेकिन ईरान भाई नहीं करना चाहता तो एक उनकी मर्जी। अगर एक कल्चर पर बात आ जाए ना तो एक हर अरब का एक मतलब कि एक सराह में एक तंबू उसने लगाया होता है कि मैंने जाकर शाम को उधर टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैंने अपना कल्चर नहीं भूलना। हाँ ताकि मोहम्मद बिन सलमान आप देख लो कितने एक प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं उनको भी उस तंबू में जाकर एक मिलता है। एक इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, हमारा शहबाज शरीफ था, इसको वो बैग तंबू पर ले जाता है। लेकिन ये एक कल्चर होता है, वो एक कल्चर आप ना कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि भाई जो हमारे एक वसाइल हैं आगे एक जो एक तेल वगैरह इसकी कीमतें या मतलब कि हमें ये एक आगे जाकर एक नुकसान दे सकते हैं, तो भाई उन्होंने एक टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। उन्होंने भाई इतने मतलब कि एक बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाई, इतनी एक बड़े बड़े एक हब बनाए। हाँ ताकि उन्होंने एक शो करवाया जिसमें एक बड़े बड़े सिंगर आए थे। उसका यही है कि मतलब कि इधर चीज होनी चाहती है एक हर चीज़। और ये आज के ना यार मॉडल हुए हैं, आप यूके देख लें, एक कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, उधर एक सऊदिया के शहजादियाँ उधर घूम रहे हैं ओपनली, उसमें क्या है। लेकिन ये वो चीज़ एक दिखाना नहीं चाहते या इनको नहीं बताना चाहते। ये जो पूरे रीजन में पागल लोग बैठे हुए हैं ये तो एकदम से फट जाएंगे उनको ऊपर के आपने ये क्या कर दिया। वो वैसे ही अब ना मुद्दा हर बात का है बन रहा है इनके आगे। नहीं वो भाई अब आगे से ना जो मोहम्मद बिन सलमान जो भी एक फैसला लेते हैं ना उनके पीछे एक पूरी आवाम होती है और जो भी उसके खिलाफ बोलता है ना इधर काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक मिनट्स करना, पोस्ट करना, उसके बाद फिर वो नीचे से आ जाते हैं सारे अरबी एक इकट्ठे होकर इनको चुप करवाने के आप कौन होते हैं इधर हमारे ऊपर बोलने वाले। लेकिन उन्होंने अपना जितना भी है ना भाई उन्होंने मॉडर्न किया है, ये नहीं उन्होंने स्टेटमेंट भी यही दिया कि हम एक वक्त के हिसाब के साथ जो खुद को बदलेंगे, अपना जो भी एक कल्चर है उसको सेम रखेंगे। अब देखें लोग इतनी ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, अब हमारे पाकिस्तान में नहीं इधर हो रहा है, इधर इनको ये कोई बात मिल जाए तो उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, वहाँ पर अब देख लें कि जैसे सदगुरु जी गए, सारे मतलब गुरु जाते, वहाँ मंदिर बने, वहाँ इतने ज़्यादा, तो कोई भी नहीं भाई वहाँ पर है कि उनको कोई टेंशन नहीं, सारे अरबी इस पर एग्री हैं। लेकिन हमारे भाई इधर इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान इनके अंदर भाई जो गुस्सा होता है वो देख ही नहीं हम सकते कि पता नहीं किस चीज़ का है। लेकिन ये यार वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी है ना इनको वो इग्नोर करते हुए उन्होंने बोला है कि भाई हम एडवांस करेंगे, तो उससे उनको कोई भी नहीं भाई रोक सकता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक उन्होंने स्टार्ट ज़रूर इधर किया है, हमारे लोगों को साथ मिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, या मतलब एक हाई लेवल के ऊपर उन्होंने भाई फंडिंग भी की है, इधर मदरसे वगैरह हर चीज़ बनी है ताकि हम जो है ना वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को प्रमोट करें। लेकिन लेकिन उन्होंने भाई अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की और अपने लोगों का उन्होंने ख़ास ख्याल रखा है और स्टेप बाय स्टेप वो इन चीज़ों से अपने आप को निकालते गए, यहाँ तक कि अब उन्होंने ये जो इधर मतलब फंडिंग वगैरह थी इंडिया या पाकिस्तान में वो करते थे, इस चीज़ से भी वो पीछे हट चुके हैं। लेकिन उनका भाई अब बेसिक उनको नज़र आ गया कि भाई हम सारी उम्र एक तेल के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए, तो इसलिए उन्होंने भाई अब टेक्नोलॉजी या हर तरह से एक लोगों को अपने साथ इंगेज करना शुरू किया। आप उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देख लें कि आपके सामने जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में हुआ है और उसके बाद अब का तो नहीं, नेक्स्ट जो है ना 2034 या 33 का है वो भाई एक सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज़ किया रहा, होस्ट कर रहा सऊदी अरेबिया। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जब फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो उसमें हर तरह के कंट्रीज़ शामिल हो जाते हैं
और हर तरह के लोग वहाँ पे आते हैं। तो लोग आएंगे और देखेंगे, मतलब ये कि हर तरह से उनको एक वहाँ पे एक माहौल भी एक प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब हर तरह से उनको एक लिमिट में रह के आज़ादी भी होगी, आप घूमें फिरें जो भी, मतलब एक। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि जब आप बाकी मुल्कों के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई आपका जो उनका है ना शहज़ादा, वो बहुत हद तक जो है ना वो एक एडवांस चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहा है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम जो है ना वो अपने आप को, जो हमने एक तेल के ऊपर या एक जो है ना वो एनर्जी जो भी एक रेलिवेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर हमने हमारा फोकस या हमारा एक चल रहा है, उससे हमें आगे निकलना होगा। तो वो भाई इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास भाई काम है नहीं, वेले बंदे हैं और इनकी नाम तो कोई सुनता है। ये जस्ट अपना है कि इधर एक मॉल इन्होंने बनाया और उस हिसाब से ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन भाई उनका मुकाबला ये नहीं कर सकते। वो बहुत एक हाई लेवल तक उनको वो मतलब कोई भय नहीं रखते किसी कंट्री के अंदर कि बाकी। हालांकि सबसे ज़्यादा उनकी जो क्लोजनेस आपको नज़र आएगी वो इंडिया के साथ आएगी, क्योंकि वहाँ पे भाई लोग उनको फ़ायदा दे रहे हैं। वो लोग उनको मतलब जो भी वहाँ पे कंपनीज वगैरह लोग जाके वहाँ पे अपनी बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या हर तरह से उनको भाई एक यहाँ तक कि उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जाके वहाँ पे। तो ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो इसलिए भाई वो आप जो है ना इस चीज़ के ऊपर फोकस किए। तो हमारे भाई इधर इन्होंने तड़पते ही रहना, इनका बनना कुछ भी नहीं है। बाकी यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।